on a contract entered into in that state or in a foreign country unless the rule has extinguished the contract and the parties were domiciled in the state or in the foreign country during the period prescribed by such rule. मैम इसमें से हटेगा ना, इसमें से भी जम्मू कश्मीर होगा। हाँ सेक्शन में से अब हट जाएगा। अब जम्मू एंड कश्मीर का जो वो स्पेशल स्टेट का जो भी उसको था वो सब हटेगा। तो 21 का ही है, इसमें तो हटाया नहीं। क्योंकि अभी वो एक्ट वो इसलिए नहीं हुआ, जब तक अमेंडमेंट नहीं ना होती एक्ट के अंदर तब तक वो नहीं हटा सकते। प्रिंटिंग वाले थोड़ी अपनी मर्जी से हटाएंगे, जब ऑफिशियली उस सेक्शन उस वर्ड को रिपील कर दिया जाएगा वो तभी हटाएंगे। अभी ये चाहे आप 22 में भी लेते जाओगे तब स्टेट नहीं ना करेगी अमेंडमेंट, तब तक ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, सेक्शन 1 तो हटा दिया उसमें, तो वन में हटा दिया इसमें। किसमें हटाया है? वन में हटा दिया सेक्शन लिमिटेशन में अलग से लिखा हुआ है। वो प्रिंटिंग मिस्टेक है इतनी बड़ी हम इसमें वो तो लिखा हुआ ऐसे है हटा नहीं सकते प्रिंट वाले इट ना, एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। वो हद से हद क्या कर सकते हैं प्रिंट वाले, ये कर देंगे नीचे एक मार्जिनल नोट दे देंगे, कुछ लिख देंगे कि ऐसे 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 है लिखा और हुआ वो है अपने the words except the state of Jammu and Kashmir omitted by the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। बस ठीक है, फिर यहाँ नहीं किया अभी उन्होंने, फिर वो होता है। ठीक है, तो बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर अब इसमें है सूट जो है, सूट इंस्टीट्यूट हुआ है इन द टेरिटरी टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड। अब इसका मतलब ये जहां जहां पे जिस जिस टेरिटरी को ये एक्ट लगेगा, अभी किस किस को लगेगा, अब तो जम्मू कश्मीर को भी लगेगा, पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा सबको लगेगा, कुछ कुछ एरियाज को छोड़ करके। ठीक है, उसके अलावा एंटर्ड इनटू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसको छोड़ दो, जम्मू एंड कश्मीर को पढ़ो ही मत, इसको पेन से ब्लैक कर दो। ठीक है, ताकि पढ़ने में भी ना आएगा दोबारा, पेन से इसको अच्छे से ब्लैक कर दो। ठीक है, और इन अ फॉरेन कंट्री, तो हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू द स्टेट ऑफ entered into foreign country shall be subject to the rules of limitation contained in this act। अब देखो ये A है ये B है, इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया कनाडा के अंदर। कनाडा क्या है? फॉरेन कंट्री। ठीक है, अब बाद में कुछ प्रॉब्लम अराइज हुई, डिस्प्यूट आ गया, यहाँ पर इनका डिस्प्यूट हो गया। ठीक है, इनका सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कनाडा के अंदर, हम अभी ये नहीं कह रहे कि सिटीजन वहां के आए या नहीं, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है। अब ए ने जब डिस्प्यूट अराइज हुआ, 3 साल का टाइम पीरियड था, 2 साल के बाद ए ने इंडिया की कोर्ट में सूट फाइल कर दिया इंडिया के अंदर। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि ऐसा वो कर सकता है। सूट कॉन्ट्रैक्ट भले ही कहाँ पे बना था, फॉरेन कंट्री में, लेकिन क्योंकि लिमिटेशन एक्ट क्या है, लेक्स फॉरई, लॉ फॉरम। अब जब ये इंडिया में आ गया ना, तो इसके ऊपर लिमिटेशन एक्ट ही अप्लाई होगा, ना कि कनाडा का लिमिटेशन अप्लाई होगा। तो ये इंडिया में चलेगा और इस पे एप्लीकेशन क्या लगेगी, इंडिया की लगेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट को लिमिटेशन 4 साल था। ठीक है, पर इंडिया में इस केस का लिमिटेशन 3 साल ही है, ज्यादा देते हैं तभी तो बंदा फायदा लेगा, 5 साल लगा लेते हैं, 5 साल किसी उसमें टाइम पीरियड है नहीं। ठीक है, तो 5 साल की लिमिटेशन पीरियड थी और इस बंदे ने आके यहाँ पर इंस्टीट्यूट कर दिया सूट, तो वो दूसरा बंदा ये नहीं कहेगा अभी कि जी हमारा तो हुआ ही कनाडा में था तो ये इंडिया में सूट फाइल नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उसने यहाँ पे सूट फाइल कर दिया तो इंडिया का ही लिमिटेशन अप्लाई होगा, वो देखेंगे केस क्या है, उस पर कौन से कितना लिमिटेशन पीरियड पड़ता है वो। लेकिन सेक्शन 2 के अंदर एक एक्सेप्शन दी हुई है कि कब कब सामने वाला डिफेंस ले सकता है, वो देखो, वो सेक्शन 2 ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली इसके अंदर। No rule of limitation in force in the state of Jammu or in a foreign country shall be a defense to a suit instituted in the said territories on a contract entered into in that state or in a foreign country unless the rule has extinguished the contract। बस ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि ये डिफेंस नहीं ले सकता कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कनाडा में हुआ था, ये इंडिया में क्यों कर रहा है, ये डिफेंस को हमने इससे मना कर दिया। लेकिन 2 केस में इसको हम डिफेंस दे रहे हैं। किस केस में दे रहे हैं? पहला तो ये बोल रहे हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 4 साल का टाइम पीरियड था, यहाँ पर 4 साल खत्म हो गए, अब इसको अब याद आ रहा है कि केस फाइल करते हैं, इसमें सोचे यहाँ तो हो ही नहीं सकता, चलो इंडिया चलते हैं कि भाई साहब यहाँ आ गए, यहाँ तो 5 साल था, मतलब 1 साल अभी भी बचा हुआ। अब ये यहाँ पे आके केस फाइल कर रहा है, अब इसको डिफेंस मिल जाएगा, ये बोलेगा कि सर कॉन्ट्रैक्ट हमारा खत्म हो चुका है, टाइम पीरियड जितना था वो सारा ही खत्म हो गया, तो अब इसको ये डिफेंस मिल जाएगा क्योंकि लिमिटेशन पीरियड ही खत्म हो गया था। ये तो ये फालतू में एडवांटेज लेने के लिए यहाँ पे आ गया, अगर इसको यहाँ आना था इस केस में तो ये
विद इन द लिमिटेशन पीरियड ही आया है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं इंडिया का लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा, पर यहाँ पर इसको हमने डिफेंस दे दिया। अगर उसने वहां का लिमिटेशन पीरियड जो था वो खत्म होने के बाद इंडिया में आ रहा है, उसने सोचा कि इंडिया में तो अभी भी टाइम पीरियड बचा, चलो वहां चलते हैं, वहां पे फाइल करते हैं, तब इसको डिफेंस मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्लॉज बी क्या कह रहा है, द पार्टीज वर डोमिसाइल इन दैट स्टेट और इन अ फॉरेन कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड बाय सच रूल। अब रहने वाले, जैसे सर ने एग्जांपल दिया था कि सर की दोनों सिस्टर्स कनाडा में रह रहे हैं, वो वहीं की डोमिसाइल है, तो ऑब्वियसली वो क्या वो लेंगी डिफेंस। अब अगर कोई आके यहाँ पर उनके अगेंस्ट केस डाल दे, उन्होंने तो वो डोमिसाइल वहीं की सारा कुछ है, तो वो ये वाला ले सकते हैं। वाह वाह वाह, महानता की सीमाएं पार कर दिया आज कमीशन ने। बैठे हो, मैं कह रही यार ये लगा हुआ है, फिर ऐसे क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अगर वो डोमिसाइल है उस स्टेट की, उस फॉरेन कंट्री की, तब भी उनको एक डिफेंस मिल जाएगा कि सर हमारे ऊपर ये वाला लॉ अप्लाई होगा। तो सिर्फ दो वो दिए हैं एक्सेप्शन। फर्स्ट क्लॉज में बोला हुआ है कि कोई डिफेंस नहीं मिलेगा, लेकिन क्लॉज 2 में 2 सिचुएशन देती है जब डिफेंस मिल जाएगा। ये है सेक्शन 11। क्लियर है? को क्लियर है? बताओ कौन सा रूल हैज एक्सटिंग्विश्ड द कॉन्ट्रैक्ट। एक्सटिंग्विश कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया ना यहाँ पर ही। अब यहाँ पर लिमिटेशन पीरियड ही खत्म हो गया, बात ही खत्म हो गई। अब आप आ रहे हो इंडिया में सिर्फ किस लिए, एडवांटेज के लिए कि वहां पर लिमिटेशन पीरियड बचा हुआ, चलो हम वहां चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप रह रहे थे, टाइम पीरियड पूरा खत्म हो गया। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टाइम पीरियड हाँ, एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, है ना, कि वहां पर खत्म हो गया तो चलो वहां चलते हैं, यहाँ खत्म था तो चलो वहां चलते हैं। ये वाली चीज करने से रोक रहे हो उसको, तब नहीं दे रहे। और अगर आप डोमिसाइल ही कनाडा के हो तो ऑब्वियसली आप यहाँ थोड़ा ही आओगे कि एक लिमिट कॉन्ट्रैक्ट का केस को यहाँ पे फाइल कर दे और आप बात करो, फिर आप बोलोगे कि हमारे ऊपर यहाँ का लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा तो हम यहीं से डील करेंगे, वो ऐसे बोल रहे। ठीक है, तो मैम इस सेक्शन में बस बोलना मेनली ये है कि भाई अगर बाहर का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो यहाँ के केस करते तो यहाँ का लिमिटेशन एक्ट उस पर अप्लाई होगा। हाँ, बस इतना हाँ। बोलना है। और ये लास्ट में दोस्त की जैसे देखो exceptions है। हम लोग ट्रिप पर, सचिन सर का बजट बढ़ गया, हम लोग ट्रिप पर कहाँ जाए सर बताओ, किस कंट्री गए, मुझे आइडिया नहीं है। कंट्री हाँ, बुरा बुरा ले, हाँ? बुरा ले। ये कहाँ पर? नहीं दुबई चल, दुबई चल, आसपास दुबई चल। दुबई जाना है, हम दुबई गए हैं। कौन उस पे हम सभी लोग थे जो गए थे कुफरी, देखो देख रहे हो, और कुफरी से सीधा दुबई। ठीक है, हम लोग दुबई गए, वहां पर दुबई में एकांत सर और गुरमन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। हम 15 दिन की ट्रिप पर गए थे, वहां इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। लेट्स से क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं लोग, क्या इसका contract- मोबाइल खरीद दिया मैंने वहाँ पे, है ना, कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। मैंने बोला हाँ, सर ने वहां पे ना फोटो खींच रहे थे, इसके फोन में बड़ी अच्छी सेल्फी है सबको। सर ने कहा कि मुझे भी तो भेजनी है अपनी वाइफ को, वो तो खुश हो जाएगी। गुरमन ये फोन मेरे को दे दे, पेमेंट तेरे को वहां पे जाके मिल जाएगी, अभी यहाँ पे नहीं मैं कर सकता, यहाँ पे थोड़ा खर्चा है, घर जाके तेरे को पेमेंट हो जाएगी चंडीगढ़ जाके। उसने कहा कि सर क्या बात कर दी आपके लिए तो जान हाजिर है, ये लो चपको फोन चपको। मुझे कुछ खास शौक है भी नहीं फोन खिंचवाने का, मेरी गर्लफ्रेंड को मैं ऐसे भी नहीं अच्छा लगता, वैसे भी नहीं अच्छा लगता, वो चक्कर में कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। फिल्टर लगाने का भी उसने आगे से गालियां दे दी है कि क्या है ये ऐसे वैसे। एक आंसर निकाल, लेकिन मेरी वाइफ को बहुत पसंद है भाई साहब, मैं तो खींचूंगा फोटो। ठीक है, चलो ठीक है सर, किसी का तो भला हो, किसी की जिंदगी तो चले। इसने अपना फोन दे दिया एकांसर को, एकांसर ने फुल ऑन सेल्फियां, टिकटॉक जो कि बंद भी होगी, फुल ऑन बनाई, मस्ती ऐश, फुल ऐश करके यहाँ आते सबसे पहले चालाकी करके एकांसर ने सारे अपने लैपटॉप में ले ली। और सुबह सुबह गुरमन आया क्लास में, तो यार तेरा फोन में जितनी सोची थी ना उतनी बड़ी आई नहीं फोटो। मेरी बीवी कहती है किसका फोन ले रहा है, इससे चलो आओ अपनी में ले लेते। छोड़ यार मैं नहीं लूंगा इसको, वापस ले ले। और सर ने फुल ऑन यूज करके इसका जो था डाटा डूटा सब इसका खत्म हो गया सब कुछ, और सर ने गिरा भी दिया था उसकी वो भी टूट गई सब कुछ, फुल ऑन यूज किया ना। अब कह रहे अब नहीं मैं लूंगा, तो सर ने क्या किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि अब मैं लूंगा नहीं। सर कहता ऐसे कैसे नहीं, गुरमन कहता सर कोर्ट हम भी जाते हैं, अब हम जाएंगे। वहां गया ये, और इसने कहा कि सर ऐसे ऐसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया एकांसर ने। एकांसर ने कहा हम भी तो जाते हैं। एकांसर ने कहा देखो सर हम वहां गए हुए थे दुबई में, कॉन्ट्रैक्ट वहां पे हुआ है, लिमिटेशन एक्ट इंडिया का लगने नहीं वाला। कोर्ट ने कहा सर नहीं, आपने लिमिटेशन एक्ट ढंग से नहीं पढ़ा, लगेगा इंडिया का ही लगेगा। लिमिटेशन एक्ट लॉ फॉरम है, और हम आईपीसी में पढ़ते हैं, वैसे तो आईपीसी वो है, अदरवाइज भी पढ़ते हैं कि इंडिया के जो सिटीजन होते हैं वो कहीं पर जाके अगर कोई कमिट करते हैं जो इंडिया में ऑफेंस है तो उनके ऊपर वो लगेगा। तो उन्होंने कहा सर ये कोई डिफेंस नहीं है, फोन तो आपको खरीदना पड़ेगा। तो वहीं क्या सर
सबको ऐसे, और गुरमन भी खुश, फिर गुरमन दूसरा फोन ले लेगा। ठीक है, मैं कल से इसके फोन के पीछे पड़ी हुई हूँ। ये भी बोलेगा मैं अगर कुछ हो गया ना, ये मुझे बोलेगा कि मैडम की नजर लग गई। ठीक है, ऐसे ये था ना। हाँ जी मैंने ये एग्जांपल किस चीज के दिया वैसे? मनी डोमिसाइल 11 सेक्शन 11 सेक्शन 11 की एग्जांपल मैंने दी। फॉरेन ये था इसमें, ठीक है 11B2 ठीक है। डोमिसाइल। अब फॉर एग्जांपल ये डोमिसाइल ही थे, है ना, वहीं पर कोई रह रहा है, ठीक है, वहीं पर कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है ना, एनआरआईज होते हैं ना। अब गुरमन यहाँ एक दिन आ गया, है ना, इसने यहाँ आ गया, तो यहाँ आके यहाँ आया ही हुआ था, यहाँ आके इसको एक बढ़िया सा एडवोकेट मिल गया, इसी का पुराना स्कूल का दोस्त। इसने कहा यार एक बंदा है वहां पे भी कनाडा में, वहां पे फीस ही बड़ी लगती है एडवोकेट्स की, ऐसा तो मेरा केस फाइल कर देगा, है ना। काउंसिल को बुलाते हैं, मैंने कहा यार डोमिसाइल है वहां पर, कोई चक्कर नहीं, बुलाते हैं, बहुत पैसा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसने एक आंसर के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया। अब एक आंसर के पास डिफेंस है, एक आंसर बोलेंगे कि मैं यहाँ का डोमिसाइल हूँ, यहाँ पर आओ, अगर डिस्प्यूट जो भी है करना, यहाँ पर वो नहीं आएंगे, यहाँ पर उनके ऊपर अब ये डिफेंस सर ले सकते हैं। अब आप हार जाओगे कि मतलब अच्छा अगर वो बंदा वहाँ का डोमिसाइल है। हाँ, ये भी डोमिसाइल है, वो भी डोमिसाइल है। और अगर एक डोमिसाइल हो और एक देखो पार्टीज, इन्होंने वर्ड यूज किया हुआ है, द पार्टीज वर डोमिसाइल, दोनों पार्टी दोनों डोमिसाइल होनी चाहिए। तो ऐसे ही आया हुआ था ना यहाँ पे, इसकी बहन की सिस्टर की शादी थी, आके अटेंड करने, फिर कौन सा लॉ लगेगा फिर एक वही का ना, फिर आप वही फाइल करोगे ना सूट, फिर आप यहाँ नहीं फाइल करोगे। मैम अगर एक बंदा वहाँ का और एक बंदा यहाँ का है, फिर कर सकता है ना, फिर वो बंदा यहाँ कर सकता है, उसको आना पड़ेगा। फिर कर सकता है, लेकिन अगर वैसे कुछ और है तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, पर इस तरह के केस में करता नहीं है, आएगा ही नहीं वो बंदा, फिर भेजते रहो समन। दोनों अलग अलग है। हाँ, दोनों अलग अलग डोमिसाइल है, एक इंडिया का डोमिसाइल है, एक दुबई का। तो इंटरनेशनल अप्लाई होगा ना। हाँ, फिर उसके अकॉर्डिंग ना जो हमारी ना ट्रीटीज हुई होती हैं अलग अलग कंट्रीज से, तो अगर कोई है, वैसे तो ये सिविल सूट है, इसमें मुझे आइडिया नहीं है। क्रिमिनल केसेस में तो ये होता है, अगर कोई फॉरेन कंट्रीज फॉरेनर भी है, उसने कुछ किया, वो कमिट करके भाग गया, तो जिन कंट्रीज के साथ ट्रीटी हुई होती है वो उनको दे देती है, तो वो वाला मैम और लेक्स फोरा है, जैसे लॉ फोरम, मतलब जिस कोर्ट में हमने लगाया उस कोर्ट का जिस जगह जिस कोर्ट में, जैसे मैंने बोला ना, हर कोर्ट के भी रूल्स अलग होते हैं, हाई कोर्ट, हर हाई कोर्ट के रूल्स अलग होते हैं। तुमने चंडीगढ़ में लगाया तो वहाँ का रूल लगेगा, यहाँ का लगेगा, पंजाब में लगाया वहाँ का, दिल्ली में लगाया वहाँ। ये लॉ फोरम लगेगा जहाँ पे हम, अगर हम लॉ फॉरम नहीं, लिमिटेशन एक्ट लॉ फॉरम है, लॉ लेक्स फॉराई है, जिस कोर्ट में हमने डाला वहाँ का, हाँ, ये उसी की तरह ट्रिक, जहाँ पर आपने लिमिटेशन के लिए कर दिया ना, तो वहीं का लॉ लगने लग जाएगा। अगर वहां पर, मैंने बताया ना, हर हाई कोर्ट के अलग रूल्स होते हैं, हर हाई कोर्ट के अपने रूल्स हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अपने रूल्स हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के अपने रूल्स हैं। एक ही सेम तरीके के केस को पंजाब और हरियाणा अपने तरीके से ट्रीट करेगी, दिल्ली हाई कोर्ट अपने तरीके से, लेकिन उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता कि सेम चीज थी, दिल्ली ने ऐसे किया है। लॉ फॉरम है ये, कोर्ट्स के पास, हाई कोर्ट्स के जजेस के पास इतनी पावर होती है कि वो थोड़े बहुत रूल्स जो है कर लेते हैं, और लॉ सीबीसी के जो रूल्स है ना, वो इतने ज्यादा स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल नहीं होते कोर्ट्स के ऊपर कि वो स्ट्रिक्टली फॉलो करें उनको। ये और लॉ जो लैंड होता है वो पूरी कंट्री के स्टेट वाइज पूरी कंट्री है, जैसे आईपीसी है, ठीक है, सीआरपीसी है। अब सेक्शन 15 कौन करेगा? Exclusion of time in certain other cases. Clause 1. In computing the period of limitation of any suit or application for execution of a decree, the institution or execution of which has been stayed by injunction or order, the time of the continuance of the injunction or order, the day on which it was issued or made, and the day on which it was withdrawn shall be excluded. देखो, आपने यहाँ पर बात किस चीज की हो रही है? एग्जीक्यूशन, एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन या फिर सूट। अब आप एक सूट फाइल करने गए हो और पहले से उस केस के ऊपर किसी ने इंजेक्शन ले ली, इंजंक्शन लगी हुई है, स्टे ऑर्डर सेम ही होता है। इंजंक्शन ऑर्डर, इंजंक्शन का मतलब है कि जो चीज जैसे थी कोर्ट उसको वहीं पर रोक देगी। फॉर एग्जांपल कोई रॉन्गफुल पोजेशन में है और उस पे वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देता है, तो जिसके पास जो एक्चुअल ओनर है वो कोर्ट जाएगा कि सर ये प्रॉपर्टी मेरी है,
तो सूट को होते होते टाइम लग जाएगा, तब तक तो उसने बिल्डिंगें खड़ी कर दी थी, तो कोर्ट बोलेगा इंजंक्शन, वहीं के वहीं पर कंस्ट्रक्शन रोक दी जाएगी और वो चीज वैसे के वैसे जाने दी जाएगी, वो होती है इंजंक्शन। बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है लीगल टर्म इंजंक्शन है, बोलते ये हैं कि आमतौर पे stay order हर हो कोई बोलता है ना कि स्टे ले आओ, स्टे ले आओ, हम लिखते भी तो यही है ना, स्टे ही लिखते हैं। तो ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन होता है वैसे। वही होता है, ठीक है। इंजंक्शन भी अलग अलग होती है, ये हम सीपीसी में पढ़ते हैं, इंटरिम, इंटरिम और परमानेंट। बहुत ही मैं नहीं दरवाजा खोल दूं? पता नहीं ऑक्सीजन की कमी है क्या चक्कर है। मैं भी वही है, जब अप्लाई किया और जब रिसीव हुआ बस उस हाँ। टाइम पीरियड Obtaining the consent or section of the date of the receipt, वो सारा का सारा एक्सक्लूड हो गया। exclude हो जाएगा। फिर in computing the period of limitation for any suit or application for execution of a decree by any receiver or interim receiver appointed in proceeding for the adjudication of a person as an insolvent or by any liquidator or provisional liquidator appointed in proceeding for the winding up of a company, the period beginning with the date of institution of such proceeding and ending with the expiry of 3 months from the date of appointment of such receiver or liquidator as the case may be shall be excluded. जैसे कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है ना, तो जब वो इंसॉल्वेंट हो जाता है ना, तो उसके जितने भी अफेयर्स होते हैं, मतलब इकोनॉमिक अफेयर्स, जो भी उसका काम होता है, वो सारा उसको साइड कर दिया जाता है। कोर्ट एक रिसीवर या फिर इंटरिम रिसीवर या एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर देता है कि अब आप आज से जब तक सारा कुछ डन नहीं हो जाता, सारे अफेयर्स आपके ये बंदा डील करेगा, ठीक है। तो वो रिसीवर की बात हो रही है। और सेकंड, जब कंपनी वाइंडिंग अप हो रही होती है, कंपनी के वाइंडिंग अप में लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया जाता है, तो जब वो लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ, जब तक वो रहेगा रिसीवर और लिक्विडेटर, वो वाला टाइम पीरियड प्लस इसमें लिखा हुआ है एंडिंग विद द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ प्लस 3 मंथ और मिलेंगे आपको, वो सारा एक्सक्लूड हो जाएगा। लिक्विडेटर वाला और रिसीवर वाला टाइम पीरियड तो हुआ ही हुआ है, प्लस 3 मंथ, अच्छा प्लस 3 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिलेंगे, वो एक्सक्लूड हो जाएगा। नहीं आया सर? देखो मैं इसकी इंग्लिश में भूल गया, देखो क्योंकि ये इसमें क्या कह रहा है, हाँ एंडिंग विद एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ, हाँ, एंडिंग विद एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ, हम उस पीरियड को तब एंड मान लेंगे, 3 मंथ्स और एक्सपायर होंगे तब हम वो पीरियड एक्सक्लूड मानेंगे, इसलिए मैंने बोला प्लस 3 मंथ। वो पीरियड तो उस टाइम के बाद एक्सपायर हो जाएगा, पर वो बोल रहे हैं वो एंड कब होगा, 3 महीने और चाहिए, तब वो पीरियड एंड हो जाएगा टोटल लेंगे टोटल, तो इसलिए बोला है इन्होंने, ठीक है। ठीक है। फिर है क्लॉज 4, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अ सूट ऑफ फॉर पोजेशन बाय द परचेजर एट द सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, द टाइम ड्यूरिंग व्हिच द प्रोसीडिंग टू सेट असाइड द सेल हैज बीन प्रोसिक्यूटेड शैल बी, ये है ऑर्डर 21 रूल 90 सीपीसी, ठीक है। इसके अंदर जैसे सेल परचेज का होता है, ऑक्शन वगैरह भी हो जाती है ना, रूल 90, एक ऑक्शन सेल हुई सर, ये ऊपर वाले केस में हम लेते हैं, रिसीवर अपॉइंट हुआ, सारा कुछ इंसॉल्वेंट हो गया था, तो हमको वो सारा निकालने के लिए उसकी जो प्रॉपर्टी है सेल करनी पड़ेगी। आपने एक ऑक्शन सेल हुई और सेल हो गई, जिस बंदे को मिला वो सेल गया, लेकिन जिसके अगेंस्ट ऑर्डर था, जैसे ये ए है, इसकी प्रॉपर्टी सेल होनी थी, इसकी प्रॉपर्टी ऑक्शन में बी ने खरीदी, ठीक है। इसके अगेंस्ट ये है जजमेंट डेटर बोलते हैं, जिसके अगेंस्ट जजमेंट आती है, ये है डिक्री होल्ड, सॉरी ये है परचेजर। तो ये क्या करेगा, ये इस सेल को ऑब्जेक्शन करेगा और जाके इस सेल को सेट असाइड करने के लिए एक एप्लीकेशन डाल देगा टू सेट असाइड द सेल। अब कोर्ट में इसने जाके सेटिंग असाइड के लिए एक एप्लीकेशन डाल दी। अब ये जो बंदा है, जब तक ये एप्लीकेशन चलती रहेगी, ये इसको तो ये सारा पोजेशन वगैरह मिल ही नहीं सकता, क्योंकि एप्लीकेशन डल गई है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो टाइम था सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, द टाइम ड्यूरिंग व्हिच प्रोसीडिंग टू सेट असाइड द सेल हैज बीन प्रोसिक्यूटेड शैल बी एक्सक्लूडेड। वो टाइम पीरियड, जितना ये टाइम पीरियड लगा वो सारा एक्सक्लूड हो जाएगा। उसके बाद इस बंदे के पास ये प्रॉपर जाके एप्लीकेशन देगा कि मुझको प्रॉपर पोजेशन वगैरह दे दो, और फिर इसको मिल जाएगा। हम ये सब क्या कैलकुलेट करें, पीरियड ऑफ ये लिमिटेशन, हम एक्सक्लूजन कर रहे हैं कि क्या क्या टाइम पीरियड हम एक्सक्लूड करते जा रहे हैं। पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कैलकुलेट करने में, हाँ, किस किस टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड हमारा वेस्ट हुआ है ना, हाँ, उसको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं हर एक केस में अलग अलग। कि इस टाइम के बीच में हम केस कर सकते हैं, तो उस
टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए ही हम हाँ मतलब वैसे तो हमें ये मिलना था, पर इन सब केसेस में हमारा टाइम जो वेस्ट हुआ है उसको हमने एक्सक्लूड कर दिया। फिर क्लॉज 5 बोल रहा है, ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट द टाइम ड्यूरिंग विच द, इसमें से ना जो क्वेश्चन आता है 15 में से सर, जैसे ये 1 2 3 4 5 जब पेपर में क्वेश्चन आता है ना हम भूल जाते हैं कि क्लॉज 3 में लिक्विडेटर वाला था या क्लॉज 2 में गवर्नमेंट वाला था, या ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 15 क्लॉज 1 में दिया हुआ है गवर्नमेंट वाला, इंजंक्शन वाला था, तो थोड़ा वो याद होना चाहिए। मैच वाला नहीं, सिंपल ही पूछते हैं पर याद नहीं आता वहां पे पेपर में। तो इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट द टाइम ड्यूरिंग व्हिच द डिफेंडेंट हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम इंडिया and from the territories outside India under the administration of central government shall be excluded। सिंपल सी बात है कि अगर वो बंदा जिसको आपने सू करना था डिफेंडेंट ही है नहीं, ऑब्वियस सी बात है आप सूट कैसे फाइल करोगे। तो अगर जितने टाइम के लिए वो बंदा जिसके अगेंस्ट आपको सूट फाइल करना था वो नहीं है, वो सारा भी एक्सक्लूड कर दिया जाए। ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ बहुत बढ़िया है कि ये तो सिर्फ लोग मर्डर करके भाग जाते हैं आपके रात। कई लोग भाग जाते हैं ना, अब जैसे वो लोग क्लियर हो जाता है जब वो चले गए है ना, अब सूट बंदा कैसे फाइल करे। वैसे ये मुझे थोड़ा सा इलॉजिकल भी लग रहा है क्योंकि सूट तो फाइल कर सकता है। पीओ डिक्लेयर हो जाता है बंदे और मैं समझ बाहर भेजूं। हाँ हमने सीपीसी में पढ़ा है, फॉरेन सीपीसी में सीआरपीसी में फॉरेन समन का हमारे पास प्रोविजन दिया हुआ है। तो आई डोंट नो कि इसका क्या लॉजिक है, बट है ठीक है। तो ये है। अच्छा इसमें टेरिटरीज का आउटसाइड द टेरिटरीज इंडिया का वो भी है जिसमें हरियाणा फॉर्म किसने फिलअप कर दिया ना, जो फॉर्म भरने के बाद प्रिंट आउट निकाल रहा है वो कलर प्रिंट आउट निकाल के पीडीएफ नहीं सर, ब्लैक एंड व्हाइट Black and white. साइन लिखा हुआ उन्होंने, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, वो ब्लैक निकलवाओ चाहे जो, उनको तो सिर्फ वो लिखा वो नहीं। स्कैन करके भी डाल देना उसमें क्या। अगर 4 पेज का बन रहा है तो 4 पेज का पीडीएफ भरेगा फिर तो 2 पेज है, 2 पेज है, 2 मेरे तो पेज 2 ही बन रहे हैं। निकले थे, दो है सर। 2 बने थे मेरे। 2 पेज बन रहे हैं। वो मैंने अब किसी का 3 पेज का बन रहा है, किसी का 2 पेज का बन मेरे रहा तो है, 2 पेज ही थे। तो ठीक है 2 इट इज A4 लीगल नहीं, A4 हाँ पे A4 सर A4 पे पीडीएफ बना के भेज दो है ना, कितने पेज साइन बने करके तुम्हारे? फिर पढ़िए। और डिक्लेरेशन में क्या लिखना है, हाँ तो सर वो लिखी हुई आती है। कुछ नहीं लिखना है सर, उसमें सिर्फ साइन Sign करना है। date साइन करना और किसी का डिक्लेरेशन कुछ लिखा Date. है ना, डेट एंड साइन। डेट साइन है सर। मैम ये A4 लीगल का कुछ पंगा तो नहीं है ना? नहीं वो अप्रूव हो गया ना, उसके बाद अप्रूव होके वो बता देते हैं। उससे क्या, वो तो सारा बस ये है कि पेपर वेस्ट है और तो पंगा कुछ नहीं है। मैम अगर स्कैन में नहीं है तो क्यों Scanner. तो स्कैनर जितना बड़ा हो उसके हिसाब से फर्क पड़ता है। वो तो अक्सर गलती हो जाती है। टाइम देते हैं कि अगर आपका फॉर्म गलत हो गया उसको ठीक करने का, बाद में भी ना एक अच्छे से दोबारा चेक कर लेना चाहिए, भरने के बाद भी सारा कुछ ये ना टीयू का हो जाता है ऐसे। तो ओके मैम कल क्या हो गया, वही 3 बजे क्लास करनी है कल।